नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 69th बीपीएससी और बिहार दरोगा 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और इसमें टोटल 150 क्वेश्चन है। इसमें जो 150 क्वेश्चन है इसे बहुत ही विस्तार से डिस्कस किया गया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ये प्रैक्टिस सेट किसका है तो घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेट बुक है, ये कब आया था तो 2022 में बुक आया था। इसमें जो करंट अफेयर है इसे हम आज के हिसाब से अपडेट कर दिए हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित किस सुधार को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है तो किसे बोला जाता है? चार्ल्स वुड डिस्पैच को बोला जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ये कब आता है तो 1854 में आता है। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन होते हैं तो डलहौजी होते हैं। कौन होते हैं? डलहौजी होते हैं। हंटर कमीशन कब आता है तो हंटर कमीशन 1882 में आता है। 1882 में आता है, ठीक है। और इस समय भारत के वायसराय कौन थे तो लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन थे। विश्वविद्यालय आयोग कब आता है तो 1902 में विश्वविद्यालय आयोग आता है। और इस समय भारत के वायसराय कौन थे तो लॉर्ड कर्जन थे। सैंडलर आयोग कब आता है? सैंडलर आयोग ये कब आता है तो 1917 में आता है। और इस समय भारत के वायसराय कौन थे तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस समाचार पत्र के विरुद्ध लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया? ध्यान रखिएगा, लाया नहीं, लागू किया। किस समाचार पत्र के विरुद्ध जो है लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया? तो आपको याद रखना है, लाया गया था अमृत बाजार पत्रिका पर कार्रवाई करने के लिए। लेकिन जो अमृत बाजार पत्रिका है इसने रातों रात जो है बंगाली से इंग्लिश में बदल गया। जो अपने आप को जो है बंगाली से इंग्लिश में ये छापने लगा पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका। जबकि जो सोम प्रकाश पत्रिका है उस पर कार्रवाई किया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सोम प्रकाश पत्रिका है इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता था। आपको याद रखना है कि जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है इन्हीं के प्रयास से जो है विधवा पुनर्विवाह शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था तो 1856 में शुरू हुआ था। 1856 में शुरू हुआ था। और जब 1856 में जब शुरू हुआ था तो इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड कैनिंग थे। नोट कीजिएगा, कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कर लीजिए। बिहार किसान सभा, इसके संगठनकर्ता कौन थे? बिहार किसान सभा के तो इसके संगठनकर्ता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। उसके बाद है उत्कल प्रांतीय किसान सभा। उत्कल प्रांतीय किसान सभा, इसके संगठनकर्ता कौन थे तो मालती चौधरी थे। कृषक प्रजा पार्टी, इसके संगठनकर्ता कौन थे तो इसके थे ए के फजलुल हक थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसके प्रथम संगठनकर्ता कौन थे तो एन.एम. जोशी थे। कौन थे? एन.एम. जोशी। इसे आप लोग मैच कर लीजिएगा, ठीक है। नीचे में यहाँ पर दिया गया है, इसे मैच कर लीजिएगा, आपको बता दिए हैं इसके हम। किसने वर्ष 1857 के विद्रोह को समता और बर्बरता के बीच युद्ध की संज्ञा दी तो किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है टी.आर. होम्स के द्वारा दिया गया है। टी.आर. होम्स के द्वारा दिया गया है। डिजरायली के द्वारा क्या बोला गया था 1857 के विद्रोह के संबंध में तो इनके द्वारा बोला गया कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह। जबकि जो सीले एक विद्वान है, इसने बोला कि जो 1857 का विद्रोह है केवल एक सैनिक विद्रोह, केवल एक जो है सैनिक विद्रोह था, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने धन के निष्कासन को अभिनिष्टों का अनिष्ट, इवेल ऑफ ऑल इवेल कहा था तो किसके द्वारा बोला गया था? ये बोला गया है दादाभाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा?
दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और आपको याद रखना है कि जो दादा भाई नौरोजी है इनका एक बुक है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी में इनके द्वारा बोला गया कि भारत से जो है अंग्रेज धन लेके जा रहे हैं, मतलब कि भारत का जो है धन कहाँ पर जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है, धन का निकासी हो रहा है। धन का निकासी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया है। और किस में लिखा गया है, किस बुक में, तो द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखा गया है। निम्नलिखित किस विद्रोह को उलगुलान के नाम से जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निम्नलिखित किस विद्रोह को उलगुलान के नाम से जाना जाता है, तो उलगुलान के नाम से किसे जाना जाता है, ये जाना जाता है मुंडा विद्रोह को। किसे जाना जाता है, मुंडा विद्रोह को जाना जाता है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो मुंडा विद्रोह है इसे महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है, महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है। मुंडा विद्रोह होता कब है, तो 1899 से 1900 में होता है मुंडा विद्रोह। ठीक है, उसके बाद है रंपा। ये जो रंपा विद्रोह है ये कब होता है, इसे नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रंपा विद्रोह 879 से 80 तक होता है। ये कहाँ पर होता है, तो आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में होता है। उसके बाद है खोंड। खोंड विद्रोह कहाँ पर होता है, तो 1846 में उड़ीसा में होता है। बेलू थम्पी विद्रोह ये कहाँ पर होता है, तो केरल में होता है। और कब होता है, तो 1805 में होता है। कहाँ होता है, केरल में होता है। और कब होता है, तो 1805 में होता है। ठीक है, उसके बाद आपको इसी में नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि आपसे पूछा जाएगा कि संताल विद्रोह, जो संथाल विद्रोह है ये कब हुआ था, तो 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था, कोल विद्रोह, जो कोल विद्रोह है 1830-31 में हुआ था, 1830-31 में हुआ था। ठीक है, जो मुंडा विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो झारखंड में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो बिरसा मुंडा के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में कौन सम्मिलित नहीं था, तो देख लीजिए कौन सम्मिलित नहीं था। स्टेफोर्ड क्रिप्स सम्मिलित था, एबी अलेक्जेंडर सम्मिलित था, फेंथिक लॉरेंस ये भी सम्मिलित था, जबकि लिन लिथुगो जो आपके सम्मिलित नहीं था। लिन लिथुगो आपके सम्मिलित नहीं था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि जो ये कैबिनेट मिशन है ये भारत में आया कब था, तो 24 मार्च 1946 में भारत में आया था। कब आया था, 24 मार्च 1946 में आपके भारत में आया था। और साथ ही आपको याद रखना है कि सरकार को अपना रिपोर्ट कब सौंपा था, इसे नोट कीजिएगा, तो 16 मई 1946 को जो है सरकार को अपना रिपोर्ट सौंप दिया था। सबने अवज्ञा आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया, तो कहाँ पर किया था, धरासना में किया था। कहाँ पर किया था, धरासना में किया था। ये धरासना जो लोकेशन है किस राज्य में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो ये धरासना लोकेशन है गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो सबने अवज्ञा आंदोलन है ये शुरू कब हुआ था, तो 1930 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। किसके नेतृत्व में, तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। निम्नलिखित में से किसे दक्कन का युद्ध स्थल की संज्ञा दी गई है, तो दक्कन की युद्ध स्थल का संज्ञा किसे दिया गया है, तो दिया गया है रायचूर दोआब को दिया गया है। दोआब किसे बोला जाता है, तो दो नदियों के बीच के स्थान को जो है दोआब बोला जाता है। ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है। ये जो रायचूर का दोआब है कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, ऊपर में आपके कृष्णा है, नीचे में तुंगभद्रा, तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में स्थित है। और जो ये रायचूर का दोआब है यहाँ पर ज़्यादातर युद्ध किसके बीच में हुआ है, तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी के बीच में, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी के बीच में ज़्यादातर यहाँ पर युद्ध हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है विशुद्धि मग। विशुद्धि मग ग्रंथ के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं बुद्ध घोष। बुद्ध घोष इसके लेखक हैं। निम्नलिखित में से किस सैंधवकालीन स्थल से पुजारी का सिर प्राप्त हुआ है, तो किस लोकेशन से जो है पुजारी का सिर मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो। लोथल कहाँ पर स्थित है, तो लोथल आपके
गुजरात में स्थित है और किस लिए प्रसिद्ध है? तो लोथल जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है लोथल जो प्रसिद्ध है ये बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? ये भी गुजरात में स्थित है, वाटर मैनेजमेंट के लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो ये जो कालीबंगा है ये आपके राजस्थान में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है, जहाँ पर जोता हुआ खेत का साक्ष्य मिलता है। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। मुगल बादशाह बाबर का भारत में लड़े गए युद्धों का सही क्रम क्या है? बाबर जब भारत में आता है तो युद्ध लड़ता है, उसका सही क्रम क्या है? तो बाबर सबसे पहले पानी पीता है, खाना खाता है, चांद देखता है और घर चला जाता है, ठीक है। पानी पीता है, खाना खाता है, चांद देखता है और घर चला जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का युद्ध कब होता है? 1526 में होता है। किसके किसके बीच में होता है? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। खानवा का युद्ध कब होता है? 1527 में होता है। किससे किसके बीच में होता है? बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। चंदेरी का युद्ध कब होता है? तो 1528 में होता है। किसके किसके बीच में होता है? तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है। बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, मेदिनी राय। उसके बाद आपका है, एक मिनट क्रम चेंज कर लेते हैं, घाघरा। ये घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। 1529 में किसके किसके बीच में हुआ था घाघरा का युद्ध? तो बाबर और महमूद लोदी के बीच में हुआ था। बाबर और महमूद लोदी, ठीक है, महमूद लोदी के बीच में हुआ था। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है अलवर्नी द्वारा अरबी भाषा में रचित पुस्तक तहकीक ए हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? जो तहकीक ए हिंद है इसका अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है एडवर्ड साची के द्वारा। एडवर्ड साची के द्वारा इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया है। ये अलवर्नी का जो तहकीक ए हिंद बुक है ये किस भाषा में था? इसे नोट कीजिएगा, ये आपके अरबी भाषा में था, ठीक है, अरबी भाषा में था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये तो आपको हो गया इंग्लिश का बात हो गया। इंग्लिश में कौन किया? एडवर्ड साची ने किया। अगर पूछा जाएगा कि जो तहकीक ए हिंद है इसका हिंदी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो रजनीकांत शर्मा के द्वारा किया गया था। रजनीकांत शर्मा के द्वारा किया गया था, ठीक है, रजनीकांत शर्मा के द्वारा किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। शेर शाह द्वारा किस युद्ध के बाद शेर शाह सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण किया गया? इसे दोबारा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि शेर शाह द्वारा किस युद्ध के बाद शेर शाह सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण किया गया? तो शेर शाह जो है किस युद्ध के बाद जो है शेर शाह सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण करता है? तो नोट कीजिएगा, चौसा के युद्ध के बाद में, ठीक है, चौसा के युद्ध के बाद में। चौसा का युद्ध जो है कब होता है? तो 1539 में चौसा का युद्ध होता है। किसके किसके बीच में होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो शेर शाह और हुमायूं के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? शेर शाह और हुमायूं के बीच में होता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो कन्नौज का युद्ध है, कन्नौज का युद्ध कब होता है? तो ये आपके होता है 1540 में। कब होता है? 1540 में। किसके किसके बीच में होता है? तो शेर शाह और हुमायूं के बीच में होता है कन्नौज का युद्ध। पहला देख चुके हैं, चौसा का युद्ध 1539 में और कन्नौज का 1540 में होता है। अकबर द्वारा अपने शासनकाल में किस वर्ष दास प्रथा को समाप्त कर दिया? दास प्रथा को जो है अकबर कब समाप्त कर दिया था? तो दास प्रथा को अकबर जो है 1562 में समाप्त करता है, 1562 में। उसके बाद 1563 में जो है तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर देता है। तीर्थ यात्रा कर को जो है 1563 में आपके अकबर समाप्त कर देता है। उसके बाद है 1564। 1564 में क्या करता है? तो जजिया कर को समाप्त करता है। 1564 में जो है जजिया कर को समाप्त करता है। और 1575 में जो है इबादत खाना की स्थापना करता है। इबादत खाना की स्थापना करता है कौन? अकबर 1575 में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो अकबर कब से कब तक शासक रहता है? तो अकबर जो है 1555 से जो है 1605 तक शासक रहता है।
1555 से 1605 तक शासन रहता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी जब इसकी स्थापना की गई तो भारत में शासक कौन था? तो भारत में शासक अकबर था। ठीक है, भारत में शासन कौन था? तो अकबर भारत में शासन था। इतना आपको ध्यान में रखना है। बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। बिहार का चिरांद एक लोकेशन है। तो यहाँ पर से जो भी साक्ष्य मिला है वो किस काल का साक्ष्य है? तो नवपाषाणिक संस्कृति है। ठीक है, जो आपको जो चिरांद में आपके जो कुछ मिला है वो आपके नवपाषाण कालिक है, और वहाँ पर जो आपकी संस्कृति मिला है वो कैसा है? तो नवपाषाणिक संस्कृति वहाँ पर डेवलप था। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो चिरांद है, बता देते हैं, जो चिरांद वर्तमान में किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो चिरांद आपके सारण डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चिरांद आपके सारण डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है? तो इसका आप लोग पढ़िए। इसे आप लोग ऊपर नीचे कर देते हैं हम। चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए, बड़ा ऑप्शन है। ठीक है, ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा कि वर्ष 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की। आदमी और पैसों से, बात समझे नहीं? समझाते हैं। जो 1857 का क्रांति हुआ था उसे दबाने में जो है दरभंगा, डुमराव, हाटवा के जो महाराजा हैं इनके द्वारा अंग्रेजों को आदमी और पैसा दोनों से मदद किया गया था। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग इसे पढ़ लिए होंगे, समझ गए होंगे क्या लिखा गया है नीचे। ठीक है, आदमी और पैसा दोनों से मदद किया गया था। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है? तो पीर मोहम्मद मुनिस ने। ये जो चंपारण का आंदोलन था ये कब होता है? तो 1917 में होता है। किसके नेतृत्व में होता है? तो गांधी जी के नेतृत्व में होता है। ठीक है, लेकिन आपको एक नाम याद रखना है, राजकुमार शुक्ल, जो लखनऊ अधिवेशन में जाके गांधी जी से मिलते हैं और ये गांधी जी को बताते हैं कि जो चंपारण के किसान हैं उनका स्थिति बहुत ही खराब है, एक बार आप चंपारण आइए। ठीक है, तो चंपारण के नेता कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। और गांधी जी 1917 में आते हैं और चंपारण में आंदोलन करते हैं, और जो आपकी नील उत्पादन की बात थी उसे वापस ले लिया जाता है सरकार के द्वारा। ठीक है, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? हजारीबाग में हुआ था। और कब हुआ था? 1921 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो सरला देवी चौधरानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुरजहोम से मिला है। और आपको याद रखना है कि जो बुरजहोम है नवपाषाण कालिक स्थल है, और वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये गर्त आवास क्या होता था? तो गड्ढा बनाकर रहना उसे ही बोला गया था गर्त आवास। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो उस अभिलेख का नाम भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा जो ये अभिलेख था किसका था? अशोक का अभिलेख था। और जो अभिलेख का नाम क्या था? तो रुमन देई अभिलेख उसका नाम है। ठीक है, रुमन देई अभिलेख में ये मिलता है कि जो अशोक है ये लुम्बिनी का यात्रा करते हैं और यहाँ पर बुद्ध का जन्म होता है। और जब ये यात्रा करते हैं अपने 20वें वर्ष शासन के अपने 20वें वर्ष यात्रा करते हैं, और जब ये लुम्बिनी जाते हैं तो यहाँ पर जो पहले कर 1/6 था उसे 1/8 कर देते हैं, मतलब कि जो कर है उसे कम कर देते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो लुम्बिनी में किसका जन्म होता है? तो गौतम बुद्ध का जन्म होता है। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख जो है द्वितीय अभिलेख और 13वां अभिलेख में मिलता है। दूसरा अभिलेख और 13वां अभिलेख में मिलता है। तो यहाँ पर 13वां अभिलेख तो है नहीं, दूसरा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस किस राज्यों का जिक्र आता है इसे नोट कीजिएगा। चोल का आता है, पांड्य का आता है,
उसके बाद सत्य पुत्र का आता है, सत्य पुत्र का आता है, ठीक है। उसके बाद एक आपका है केरल, केरल केरल पुत्र का आपके आता है, इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था, ये यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल था। तो जो मृच्छकटिकम का विषय क्या था, तो एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री का प्रेम प्रसंग गाथा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले को कृषि विज्ञान केंद्र में पराली प्रबंधन का उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, तो किसे सम्मानित किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रोहतास को सम्मानित किया गया है, रोहतास को सम्मानित किया गया है और बताया गया है कि इस मॉडल को पूरे भारत में लागू किया जाएगा, पूरे भारत में इस मॉडल को लागू किया जाएगा, ठीक है। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चंगेज खां का समकालीन कौन था, तो इल्तुतमिश जो है चंगेज खां का समकालीन था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की, तो रोजगार कार्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। साथ ही आपको याद रखना है कि सबसे अधिक जो दास थे किसके शासनकाल में थे, तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में थे। कितने थे, 1,80,000 थे, 1,80,000 थे, ठीक है। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी, इन तीनों में क्या समानता थी, तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी, तो बिल्कुल ठीक है। तीनों के संगठनों का प्रादुर्भाव बंगाल में हुआ, तो ये गलत है। तीनों की संगठनों के संस्थापकों की शिक्षा इंग्लैंड में हुई, ये भी गलत है। तीनों की संगठनों के संस्थापकों में राजनीति में सक्रिय भाग लिया, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था, तो किसके द्वारा किया गया था, यह किया गया था थॉमसन के द्वारा। इसका पूरा नाम है क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन, फिर से बोलते हैं क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन इसका पूरा नाम है। यह वर्गीकरण कब किया था, 1836 में किया था। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो लेखिया से, कहाँ से, लेखिया शिलाश्रय से जो है सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था, महापरिनिर्वाण में होता है बौद्ध धर्म में मृत्यु, क्या होता है, मृत्यु। जो गौतम बुद्ध हैं इनकी मृत्यु कहाँ पर हुआ था, तो गौतम बुद्ध का मृत्यु जो आपके हुआ था मल्ल में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, मल्ल राज्य में गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से नोट कर लीजिएगा। और जो गौतम बुद्ध हैं इनकी मृत्यु कब होता है, तो 483 ईसा पूर्व में होता है। कितने वर्ष में होता है, तो 80 वर्ष की उम्र में होता है। जो गौतम बुद्ध हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर होता है, तो बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। ये पहला उपदेश कहाँ पर देते हैं, तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में पहला उपदेश देते हैं, इतना आपको याद रखना है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितना है, जो भागवत संप्रदाय है इसमें भक्ति के रूपों की संख्या कितना है, तो 9 प्रकार है। कितना है, 9 प्रकार है। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था, किस धर्म को जो है, जो राष्ट्रकूट वंश है, ये आपके महाराष्ट्र के इलाके में राष्ट्रकूट वंश है, तो किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था, तो जैन धर्म का, ठीक है। जो जैन धर्म है इससे संरक्षण प्राप्त था राष्ट्रकूटों के द्वारा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित था। जो अमीर खुसरो हैं ये किसके दरबार में रहते थे, तो जो अमीर खुसरो हैं इनका संबंध है गयासुद्दीन बलबन के दरबार से, गयासुद्दीन बलबन के दरबार से, तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, जो एका आंदोलन है इसका प्रारंभ
21-22 में कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों से किसानों के द्वारा जो है एका आंदोलन शुरू किया गया था। इसे नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, खासकर उत्तर प्रदेश एग्ज़ाम के लिए। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी में किन दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है? तो किसका उल्लेख किया है? विजयनगर और मेवाड़ का उल्लेख किया है। विजयनगर और मेवाड़ का उल्लेख किया है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि बाबर के द्वारा जो है तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखा गया था। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि तुजुक-ए-बाबरी है, इसका फ़ारसी में अनुवाद किसके द्वारा करवाया गया था? तो अकबर के द्वारा करवाया गया था। और इसका अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान ने किया था। ठीक है, जो तुजुक-ए-बाबरी है, जिसे बाबरनामा भी बोला जाता है, इसका फ़ारसी में अनुवाद किसने करवाया? तो अकबर ने करवाया। और किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था किसके द्वारा? अब्दुल रहीम खान के द्वारा किया गया था। नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महान शासक कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से है? तो इनका संबंध जो है तुलुप वंश से इनका संबंध है। दिल्ली सल्तनत में राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत उस्र नामक कर किससे संबंधित है? जो उस्र नामक कर है, इसका संबंध किससे है? तो मुसलमानों से लिया जाने वाला एक भूमि कर था उस्र। फिर से बोलते हैं, जो उस्र है ये क्या है? उस्र आपके मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। खराज क्या था? खराज यहाँ लिख देते हैं, खराज। ठीक है, खराज क्या था? तो गैर मुसलमानों पर भूमि कर से, मतलब जो गैर मुसलमान थे उनसे भूमि कर लिया जाता था, उसे खराज बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद है जकात। जकात किसे बोला जाता है? तो जो जकात है यहाँ लिख देते हैं, जकात। ठीक है, जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला जो धार्मिक कर था उसे जकात बोला जाता था। गैर मुसलमानों पर लगने वाला जो धार्मिक कर था इसे क्या बोला जाता था? तो इसे जजिया बोला जाता था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। सारे के सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है द्रविड़ शैली में निर्मित तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के किस शासक के समय में होता है? तो राजराज प्रथम के समय में होता है। भारत में 3 मंदिर निर्माण कला शैली आपके फेमस है, नागर, बेसर और द्रविड़ शैली। से नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में विदेह माधव की कथा का वर्णन है? तो शतपथ ब्राह्मण में। किसमें है? शतपथ ब्राह्मण में है। निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिम चंपारण जिले में प्रवाहित होती है? कौन सी नहर जो है पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट में प्रवाहित होती है? तिरहुत, त्रिवेणी, डॉन। ये तीनों नहर जो है पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट में प्रवाहित होती हैं। तो एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रामसर साइट भारत के बिहार राज्य में स्थित है? जो आपकी इंदिरा गांधी नहर है ये पंजाब और राजस्थान में बहती है। ठीक है, पंजाब और राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सी रामसर साइट भारत के बिहार राज्य में स्थित है? कौन सा जो आपके रामसर साइट है भारत के बिहार राज्य में स्थित है? तो काबर ताल वेटलैंड, ये बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बिहार के जो है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु को प्रदर्शित किया जाता है। तो CWG के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। साथ ही आपको याद रखना है कि CWA से किशनगंज, पश्चिम चंपारण, अररिया, जो आपके नॉर्थ के डिस्ट्रिक्ट हैं उसे CWA से प्रदर्शित किया जाता है। जबकि CSA से जो है जो बिहार के साउथ वाले डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कि पटना, मुंगेर, जहानाबाद, इन सभी को जो है CSA के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य के कितने जिले भूकंपीय क्षेत्र 4 में आता है? तो कितना डिस्ट्रिक्ट आपके भूकंपीय क्षेत्र 4 में आता है? तो
तो 24 डिस्ट्रिक्ट जो है भूकंपीय क्षेत्र 4 में आता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि बिहार के जो 8 डिस्ट्रिक्ट है भूकंप जोन 5 में आता है, भूकंप जोन 5 में आता है, और जो 6 डिस्ट्रिक्ट है भूकंप जोन 3 में आता है, इसे नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में शाही लीची उगाने के लिए अनुकूल जलवायु पाई जाती है? तो किस डिस्ट्रिक्ट में जो है शाही लीची के उत्पादन के लिए अनुकूल जलवायु पाया जाता है? तो वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, इन सभी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तो एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। बरनाल जलाशय, बरनाल जलाशय योजना किस नदी पर निर्मित है? तो बरनाल नदी पर निर्मित है, बरनाल नदी पर निर्मित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? इसमें से कौन जो आपके स्थल मंडल को वर्णित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्थल मंडल को कौन वर्णित करता है? ऊपरी व निचला मेंटल, ये आपकी गलत है। भूपटल का क्रोड, ये भी गलत है। भूपटल व ऊपरी मेंटल, ये ठीक है। मेंटल व क्रोड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर समान ताप ह्रास दर है, क्या है? नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर कितना है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, आपसे घुमा के पूछा गया है। आप लोग जानते होंगे कि जब 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कितना गिरता है? 6.5 डिग्री टेम्परेचर नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, जब आप 1000 मीटर ऊपर जाइएगा तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है नीचे गिर जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जो मानसून शब्द है इसका उत्पत्ति किस भाषा से होता है? तो अरबी भाषा से होता है। जो मानसून शब्द है इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो मानसून है, मानसून ये लगभग आपके 30 वर्षों का, किसी भी लोकेशन का 30 वर्षों का औसत निकाला जाता है। जो भी वहाँ पर औसत निकलता है उसे ही मानसून बोला जाता है उस लोकेशन का। ठीक है, और जो मौसम होता है, मौसम ये तो डेली बदलते रहता है, डेली हर घंटे आपके मौसम जो क्या बदलते रहता है, लेकिन मानसून जो है हर घंटे हर दिन नहीं बदलता है। ये बात को आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट है। ठीक है, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो भारत के किस भाग में जो लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होता है? तो भारत के दक्षिणी भाग के तमिलनाडु के क्षेत्र में। ठीक है, जो कोरोमंडल इलाका है वहाँ पर आपके लौटते हुए मानसून से बारिश होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही आपको याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि ठंडी के दिनों में जो है कहाँ पर बारिश होता है? तो तमिलनाडु में होता है। और जो ठंडी के दिनों में बारिश होता है वो आपके लौटते मानसून के कारण ही होता है। किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक आपके महत्वपूर्ण हैं? ऊंचाई महत्वपूर्ण है, स्थान की स्थिति महत्वपूर्ण है, समुद्र से दूरी आपकी महत्वपूर्ण है। सारे कथन आपके ठीक हैं। तो जो ऑप्शन दिया गया है किसी में ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक है जो ऑप्शन में दिया नहीं गया है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप युग्म 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है? तो 10 डिग्री चैनल को कौन अलग करता है? अंडमान और निकोबार करता है। कौन करता है? अंडमान और निकोबार करता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य बड़ी प्रायद्वीपीय नदियां जो है पूर्व की ओर बहती हैं, क्योंकि उसका पीछे कारण क्या है? तो यहाँ पर समझिए, जो नर्मदा नदी है आपके पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। छोटा बोला जाए तो खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह एक रैखिक भ्रंश घाटी में स्थित है, तो बिल्कुल ठीक है। यह बिंद और सतपुड़ा के बीच में बहती है, तो ऊपर में आपके बिंद है, नीचे में सतपुड़ा है, तो बिल्कुल ठीक है। भूमि का ढलान जो है मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, तो आपको याद रखना है जो मध्य भारत है इसका जो ढलान है पूरब की ओर, बंगाल की खाड़ी की ओर है, ना कि अरब सागर की ओर है। तो जो 3 वाला आपकी गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 सही हो जाएगा। आपसे सही उत्तर पूछ रहा था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना कि जो नर्मदा नदी है कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक के पठार से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है। जो नर्मदा नदी है इस पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है।
भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की शैल संरचनाओं में पाया जाता है? जो भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ है वो किस युग की शैल संरचना में पाया जाता है? तो आपको नोट करना है, आपके है टर्सरी युग के। टर्सरी युग के जो चट्टान है वहाँ पर आपके पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं भारत में अधिकतम। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? तो सबसे जो बेहतर कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइट होता है, जिसमें 90 से 95% आपके कार्बन होता है। 90 से 95% आपके कार्बन होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो है आपके जो एंथ्रासाइट कोयला कहाँ पर स्थित है? तो जो कारगिल क्षेत्र का लोकेशन है वहीं पर आपके स्थित है एंथ्रासाइट कोयला। भारत में ज़्यादातर आपके जो है बिट्यूमिनस कोयला आपके स्थित है। भारत में ज़्यादातर जो कौन सा कोयला है? तो बिट्यूमिनस है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार, जो भारत की मुख्य भूमि है इसका विस्तार जो है दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य के बीच में है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से जो है यहाँ पर आपके 8 डिग्री और 4 मिनट से ऊपर में आपके है 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से जो है 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अगर आपसे पूछा जाएगा, ये तो आपके क्या हो गया? उत्तर से दक्षिण हो गया। अगर पूछा जाएगा आपसे पूरब से पश्चिम अक्षांशीय विस्तार क्या है? पूरब से पश्चिम जो है अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो नोट कीजिएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक है। 68 डिग्री 7 मिनट से जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक जो है विस्तार है आपके भारत का। ठीक है, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। कर्क रेखा यहाँ पर देखिए आपके भारत का मैप है। कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन राज्य से? सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के बाद आपके आएगा त्रिपुरा के बाद आपके आएगा मिज़ोरम। ठीक है, त्रिपुरा के बाद आपके मिज़ोरम। तो इन 8 राज्यों से जो आपकी कर्क रेखा भारत में गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, मिज़ोरम। तो सारे कथन आपके ठीक हैं। तो देख लीजिए 1 2 3 4 सब होना चाहिए। तो किसी में भी ऑप्शन नहीं दिया गया है तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? भारत की जो स्थलीय सीमा है कितने, ध्यान रखिएगा समुद्री नहीं, स्थलीय सीमा जो है कितने देश से जुड़ा हुआ है? तो उसे ध्यान से आप देखिएगा। पाकिस्तान 1, ठीक है, पाकिस्तान 1 हो गया, अफ़गानिस्तान 2 हो गया, चाइना 3 हो गया, नेपाल 4, भूटान 5, इधर आपके म्यांमार है 6, इधर आपके बांग्लादेश है तो 7। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिंद एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी आपके बहती है? कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो नर्मदा नदी प्रभावित होती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी आपके प्रवाहित होती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित कथनों में से द्रविड़ियन प्रजाति मुक्ता कहाँ पर आपके संकेंद्रित है? तो कहाँ पर आपके संकेंद्रित है? तो दक्षिण भारत में आपके संकेंद्रित है। कहाँ पर? दक्षिण भारत में संकेंद्रित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके ये द्रविड़ियन प्रजाति के लोग हैं ज़्यादातर कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? तो तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु लैंग्वेज इनके द्वारा बोला जाता है। निम्नलिखित में से ऊर्जा देने वाला भोजन कौन है? वसा और कार्बोहाइड्रेट है। कौन है? वसा और कार्बोहाइड्रेट है। जो वसा है ज़्यादा ऊर्जा देता है और वसा के मुकाबले जो कार्बोहाइड्रेट है ये कम ऊर्जा देता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या है? वसा और कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन के बारे में आप लोग जानते हैं, प्रोटीन क्या काम होता है? तो इसका काम है शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होता है प्रोटीन। ठीक है,
शारीरिक वृद्धि के लिए जो है प्रोटीन आवश्यक होता है। जो विटामिन है इसका क्या काम है, तो जो विटामिन होता है उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है विटामिन। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमरबेल उदाहरण है। अमरबेल किसका उदाहरण है, तो जो अमरबेल है एक परजीवी का उदाहरण है। अमरबेल जो है एक परजीवी का उदाहरण है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो अमरबेल है इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। देखिए, जिसमें भी क्लोरोफिल अगर नहीं है वो खाना खुद से नहीं बनाता है, वो दूसरे पर निर्भर है। तो जो अमरबेल है इसमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं है। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है वायु से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जाती है? तो सूक्ष्म रंध्र से, जो पत्ता होता है उसमें छोटा छोटा छिद्र होता है, उसी के माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है पौधे के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और आपको याद रखना है ऑक्सीजन बाहर निष्कासित करता है। ऑक्सीजन आपके बाहर निष्कासित करता है। निम्नलिखित में से कौन आपके सही सुमेलित है? तो इसमें से देख लीजिए कौन आपके सही सुमेलित है। नाइट्रोजन जीवाणु, तो ये ठीक है। जो जीवाणु होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो ये ठीक है। उसके बाद है क्लोरोफिल पत्ती में होता है, ये भी ठीक है। विटामिन के आविष्कारक फंक है, ये भी ठीक है। जो घटपर्णी है एक जंतु है, तो आपको ये गलत है। घटपर्णी क्या है? तो घटपर्णी आपका एक कीटभक्षी पौधा है। क्या कीटभक्षी पौधा है? और जो घटपर्णी पौधा होता है ये कहाँ पर उगता है? जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है वहीं पर घटपर्णी उगता है। और नाइट्रोजन कैसे पूरा करता है? तो जो आपके छोटे छोटे कीट होता है उसे मार कर खा के जो है घटपर्णी अपना नाइट्रोजन पूरा करता है। सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो सोनार होता है ये किस सिद्धांत पर काम करता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है सोनार का। तो ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो प्राश्रय तरंगों का परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। प्राश्रय तरंगों के परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञान, नेक्स्ट पॉइंट है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है? तो हिप्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ओनोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ओनोरोलॉजी के माध्यम से जो है स्वप्नों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है टेक्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो शरीर के संरचनात्मक संगठन का अध्ययन किया जाता है टेक्टोलॉजी के अंतर्गत। उसके बाद है यूथेनिक्स, जो यूथेनिक्स है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो निवास और अनमानवीय वातावरण में बदलाव करके मानव जीवन के स्तर को सुधारने का अध्ययन जो है यूथेनिक्स बोला जाता है। यूथेनिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट है गेमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या होता है? जो गेमेक्सिन है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। क्या नाम है? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड जो है गेमेक्सिन का रासायनिक नाम है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? तो कीटनाशक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कीटनाशक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्फुरदीप्त पदार्थ का उदाहरण है? इसमें से कौन जो आपका है एक स्फुरदीप्त पदार्थ का उदाहरण है? तो कौन है? तो इसमें आपका है जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फाइड। जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फाइड है। तो एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? इसमें से कौन आपके जो है रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो है कौन आपके रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो यूरेनियम, रेडियम, थेरियम, ये तीनों है। जबकि जो कैडमियम है ये रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कैडमियम है इसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो इसका परमाणु संख्या आपके 48 होता है। इसका परमाणु संख्या आपके 48 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? जो विद्युत शक्ति है उसका इकाई क्या होता है? तो
तो उसका इकाई वाट होता है। क्या होता है? वाट उसका इकाई होता है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, तो इसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा, 18 प्लस 20 होगा, तो कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। जो बैकेलाइट है किसके संघनन से बनता है? तो फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। विटामिन ए या रेटिनोल की कमी से ज़ीरोप्लैथेमिया होता है, तो बिल्कुल ठीक है। टोकोफेरॉल से बेरी होता है, जो टोकोफेरॉल की कमी से बेरी होता है, तो ये गलत है। थायमिन की कमी से होता है। किसकी कमी से? थायमिन की कमी से जो है बेरी होता है। साइनोकोबालेमिन की कमी से रक्त अल्फा होता है, तो ये ठीक है। ऑर्गो कैल्सीफेरॉल की कमी से रिकेट्स होता है, तो ये भी ठीक है। तो गलत कौन हो जाएगा? गलत आपके बी हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का जो फाइनली उत्पादन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो फाइनली उत्पादन किया जाता है, ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो ऑक्सीजन किस में अनुपस्थित होती है? तो ऑक्सीजन आपके किरोसिन में, जो किरोसिन होता है उसमें ऑक्सीजन आपके अनुपस्थित होता है। फिर से बोलते हैं, जो किरोसिन होता है उसमें ऑक्सीजन आपके अनुपस्थित होता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। जो वाट है इसका इकाई क्या होता है? वाट का, तो वाट का आपके शक्ति होता है। नॉट का क्या होता है? तो समुद्री जहाज की गति होता है। नॉट का समुद्री जहाज का गति होता है। नॉटिकल मील का क्या होता है? तो नौ संचालन होता है। कैलोरी बराबर उष्मा होता है। कैलोरी बराबर आपके उष्मा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके 1 का 4 और डी का 1, 4 और 1, 4 और 1, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ईथरनेट, एक उदाहरण है। तो जो ईथरनेट है किसका उदाहरण है? तो एक लैन का उदाहरण है, लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न युग्म में से कौन सा एक जो कण प्रतिकण युग्म है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक कण और प्रतिकण युग्म है, तो कौन है? तो इसमें आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक होती है? तो जो प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा और राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। सबसे अधिक जो इम्पोर्टेंस कौन है? राइबोसोम। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे बोला जाता है? तो राइबोसोम को बोला जाता है। और आपको याद रखना, जो प्रोटीन संश्लेषण होता है ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होता है और राइबोसोम में भी होता है। ऊर्जा का पावर हाउस किसे बोला जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, तो कौन सी ऊर्जा उत्पादित होती है? तो एटीपी ऊर्जा उत्पादित होती है। एटीपी ऊर्जा उत्पादित होती है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है, किसका आपके सही मिलान है? तो देख लीजिए, जो निमोनिया है फेफड़ा में होता है, तो बिल्कुल ठीक है। मोतियाबिंद थायराइड ग्रंथि में होता है, तो ये गलत है। मोतियाबिंद कहाँ पर होता है? तो आँख में होता है। ठीक है, आँख में होता है। पीलिया आँख में होता है, ये गलत है। ये कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। यकृत में होता है। उसके बाद है मधुमेह, यकृत में होता है, ये गलत है। जो मधुमेह है इंसुलिन की कमी के कारण होता है। जो मधुमेह इंसुलिन की कमी के कारण होता है। और इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो पेनक्रियाज के, ध्यान रखिएगा, पेनक्रियाज के जो है लैंगरहैस की दीपिकाओं से निकलता है इंसुलिन। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें केवल एक
जो ऑप्शन है ए, ये सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? तो किसका एक उत्पाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो कैल्शियम का। किसका है? कैल्शियम का है। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है CaSO4 का होल 2.H2O, इसका आपके सूत्र होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 2.2H2O आपके जो होता है जिप्सम का सूत्र होता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपके सही सुमेलित है? तो देख लीजिए कौन सा जोड़ा आपके सही सुमेलित है। जिंक सल्फाइड श्वेत पिगमेंट के रूप में होता है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है कीटाणु नाशक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये आपकी गलत है। आयोडीन, इसका इस्तेमाल बेकरी उद्योग में होता है, तो ये आपकी गलत है। यहाँ पर देखिए कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका इस्तेमाल बेकरी उद्योग में होता है, जो आयोडीन है इसका इस्तेमाल कीटाणुनाशक में होता है। जिंक ऑक्साइड, इसका उपयोग मलहम बनाने में होता है, तो बिल्कुल ठीक है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक है, ए और डी आपके सही है। तो एक से अधिक ऑप्शन ठीक है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैंकिंग लोकपाल योजना का शुभारंभ हुआ था। जो बैंकिंग लोकपाल है ये कब आपके आता है? तो 1995 में आता है। जो बैंकिंग लोकपाल ये कब आता है? 1995 में आता है। एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है, उसका पीछे कारण क्या होता है? व्यापार शेष को सुधारने हेतु। व्यापार शेष को सुधारने हेतु, ये बिल्कुल ठीक है। आयातित वस्तुएं व सेवाओं को लागत को सुधारने हेतु, ये आपके गलत हो जाएगा, क्योंकि आयात जो होता है ना महंगा हो जाता है, निर्यात आपके सस्ता हो जाता है। उसके बाद है कि देश में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को कम करने के लिए, तो यह भी आपकी गलत है, देश में महंगाई कम करने के लिए नहीं होता है। काला धन रोकने के लिए, ये भी गलत है। तो केवल सही आपका ए हो जाएगा। ठीक है, केवल सही आपका ए हो जाएगा कि एक देश अपनी मुद्रा का जो अवमूल्यन है व्यापार शेष को सुधारने के लिए करता है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत अभी तक अवमूल्यन मुद्रा का कितनी बार किया है और कब कब किया है, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किस अर्थशास्त्री ने लुप्त होती महिला का विचार दिया है? किसके द्वारा विचार दिया गया कि लुप्त होती जो महिला का विचार है ये किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था? तो आपको याद रखना, ये दिया गया था अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया था। किस लिए दिया गया था? कि जो महिला और पुरुष के मुकाबले जो लिंगानुपात है कम हो रहा था, इसीलिए। ठीक है, खासकर अफ्रीका और एशिया के संदर्भ में जो अमर्त्य सेन जो है ये आपके मिसिंग वुमेन के बारे में बताते हैं। ठीक है, अधिक किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति समान मात्रा में बढ़ी हो। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यदि किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति समान मात्रा में बढ़ी हो तो उस वस्तु का बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर उस वस्तु की जो मांग और आपूर्ति समान मात्रा में अगर बढ़ी हो तो कोई भी वस्तु क्या होगा? अस्थिर होगा। क्या होगा? अस्थिर होगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है इसकी स्थापना कब होता है? तो 1956 में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना किया जाता है। कब किया जाता है? 1956 में जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना किया जाता है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग है इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1995 में किया गया था। 1995 में इसकी स्थापना किया गया था। और इसका पूर्ण गठन कब होता है? तो 2000 में इसका पूर्ण गठन होता है और इसका औद्योगिक विकास विभाग में विलय कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? जो भारतीय खाद्य निगम है इसकी स्थापना कब की जाती है? तो इसके देखिए स्थापना 1965 में होता है। स्थापना 1965 में होता है, लेकिन किस अधिनियम के माध्यम से होता है? तो खाद्य निगम अधिनियम 1964 के माध्यम से होता है। स्थापना कब होता है? 1965 में होता है, लेकिन खाद्य निगम अधिनियम 1964 के माध्यम से होता है। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना, इसका उद्देश्य क्या था? जो खाद्य निगम है इसकी स्थापना करने के पीछे कारण क्या था? तो पहला है कि जो किसान है उन्हें एमएसपी मिलता रहे, उन्हें जो किसान है उन्हें एमएसपी मिलता रहे। दूसरा जो पीडीएस है, पीडीएस शॉप होता है ना, पीडीएस शॉप पर जो गरीब के लिए अनाज
सही दाम पर उपलब्ध होता रहे, मतलब सरकार के पास अगर अनाज रहेगा तब तो सरकार पीडीएस को अनाज देगी, समझेगी नहीं। तो सरकार जो है, जो भारतीय खाद्य निगम है, ये अनाज को खरीदता है और सरकार इसे जो है पीडीएस के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करवाती है गरीबों के बीच में। साथ ही सरकार के पास में जो अनाज का है बफर स्टॉक बना रहे, अगर कोई देश में आपदा आ जाए तो सरकार के पास अनाज रहे, ताकि सरकार जो है उस अनाज को देश में बांट सके। साथ ही सरकार इसलिए भी अपना जो खाद्य निगम के माध्यम से अनाज खरीदती है, ताकि जो मार्केट है, मार्केट में प्राइस बहुत ज़्यादा अनाज का बढ़ ना जाए। अगर मार्केट में अनाज का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो सरकार जो अपना गोदाम होता है वो मार्केट के लिए खोल देती है, ताकि मार्केट में जो है फिर से जो सामान था, आपके जो भी आपका गेहूं चावल है, उसका उपलब्धता बढ़ जाए। उसके कारण क्या होता है, रेट नीचे गिर जाता है। तो समझ गए ना कि जो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना का उद्देश्य क्या था। इसका स्थापना 1965 में किया गया था। उसके बाद है कि दत्त कमेटी किससे संबंधित है। जो दत्त कमेटी है इसका संबंध औद्योगिक लाइसेंसिंग से है। दत्त कमेटी का संबंध किससे, औद्योगिक लाइसेंसिंग से है। और ये अपना रिपोर्ट सरकार को कब सौंपता है, तो 1969 में अपना रिपोर्ट सरकार को सौंपता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सुबीमल दत्त थे। सुबीमल दत्त इसके अध्यक्ष, इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछा जाएगा कि जो दत्त कमेटी है इसका संबंध किससे है, तो औद्योगिक लाइसेंसिंग से इसका संबंध है। ठीक है। नेक्स्ट है यूटीआई बैंक का नाम वर्ष 2007 में बदलकर क्या कर दिया गया। यूटीआई बैंक का नाम बदल के 2007 में क्या कर दिया गया। जो यूटीआई है, यूटीआई इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। और 2007 में इसका नाम जो है एक्सिस बैंक कर दिया गया है। 2007 में इसका नाम जो है एक्सिस बैंक कर दिया गया है। और आपको याद रखना है कि जो यूटीआई बैंक है इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1993 में इसकी स्थापना किया गया था। 1993 में इसकी स्थापना किया गया था। नाबार्ड, नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू किया गया। इसे दोबारा समझिएगा कि नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू किया गया, तो किस वर्ष शुरू किया गया था, 1992 में शुरू किया गया था। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो मानव विकास सूचकांक के लिए प्रसिद्ध हैं। मानव विकास सूचकांक के लिए प्रसिद्ध है। सीमा शुल्क किस प्रकार का कर है, जो सीमा शुल्क है अप्रत्यक्ष कर है। धारणीय विकास भावी पीढ़ियों के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है, तो किसके साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है, तो धारण क्षमता के साथ में, धारण क्षमता के साथ में स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमतें बढ़ने का उद्देश्य क्या होगा। अगर कीमत बढ़ जाएगा तो इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य होगा कि इस योजना में निहित उपादान जो सब्सिडी सरकार देती है उस आपके कम हो जाएगा। जैसे कि अगर सरकार अभी 2 रुपये आपके अनाज मिल रहा है, तो अगर ये 5 रुपये हो जाएगा तो इसका मतलब है कि सरकार को जो है सब्सिडी कम देना पड़ेगा गरीबों के लिए। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अनाज जितना कम रेट में मिलेगा सरकार को उतना ज़्यादा सब्सिडी देना पड़ेगा। ठीक है। भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निरूपित करता है, निर्धारित करता है, बनाता है, तो कौन बनाता है, वित्त मंत्रालय भारत में जो है राजकोषीय नीति बनाता है। वित्त आयोग के बारे में याद रखिएगा कि स्टेट और केंद्र के बीच में जो है, स्टेट और केंद्र के बीच में राजस्व एवं वित्तीय संसाधनों का बंटवारा कौन करता है, तो वित्त आयोग करता है। रिजर्व बैंक के बारे में याद रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। बिहार सरकार के मिशन 5 करोड़ का संबंध किससे है, तो वृक्षारोपण से, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मंत्रालय के द्वारा प्राण नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो जो प्राण नामक पोर्टल है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बन गया है, तो केरल हाई कोर्ट बन गया है। यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया है। शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है विघ्नेश एन आर, विघ्नेश एन आर उनका नाम है।
हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? हरियाणा राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा क्रूसाई कहाँ लॉन्च किया गया है? किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो उड़ीसा राज्य में लॉन्च किया गया है। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए सीईओ BBR सुब्रमण्यम बने हैं। BBR सुब्रमण्यम बने हैं। हाल ही में रूस ने किस देश के साथ न्यू स्टार्ट नामक संधि को तोड़ा है? तो अमेरिका के साथ में तोड़ा है। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो द कश्मीर फाइल्स को जो है बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है? तो सौराष्ट्र के द्वारा जीता गया है पश्चिम बंगाल को हराकर। बाफ्टा अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? तो ऑस्टिन बटलर को मिला है। ऑस्टिन बटलर को मिला है। भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है एमबी सुचिंद्र कुमार को। एमबी सुचिंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। कौन भारतीय अमेरिकी व्यक्ति यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं? उनका नाम क्या है? तो जो यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं उनका नाम है नील मोहन। नील मोहन उनका नाम है। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? उनका नाम क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दीप्ति शर्मा उनका नाम है। किसे वर्ष 2022 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। अप्पा साहेब धर्माधिकारी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को जनवरी महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो किसे मिला है? ये मिला है ग्रेस स्क्रीवेंस को। ग्रेस स्क्रीवेंस को मिला है। इनका संबंध इंग्लैंड देश से है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है, इसे आप लोग सोच के बताइएगा। क्रिकेट के तीनों प्रारूप, तीन प्रारूप क्या क्या होता है? T20, वनडे और टेस्ट। ठीक है, T20, वनडे और टेस्ट में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा। किस शहर में भारत का पहला ग्लास एग्लो रेस्टोरेंट खोला गया है? तो किस शहर में खोला गया है? कश्मीर में खोला गया है। ठीक है, ग्लास एग्लो रेस्टोरेंट कहाँ पर खोला गया है? तो कश्मीर में खोला गया है। फ्रांसीसी खिलाड़ी राफेल वरेन किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो इनका संबंध जो है किस खेल से इनका संबंध था? तो इनका संबंध फुटबॉल खेल से था। किस देश के ओरन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया देश से था। इनके द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया गया है। किस राज्य की सरकार ने लाडली बहन नामक योजना शुरू की है? बहुत ही अच्छा सवाल है। किस राज्य की सरकार ने लाडली बहन नामक योजना शुरू की है? ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। 1 फरवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल ICG ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया था और जो स्थापना हुआ था 1 फरवरी
1977 को स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो अमरप्रीत सिंह बने हैं। ठीक है, अमरप्रीत सिंह बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो जर्मनी के द्वारा जीता गया है। ठीक है, जर्मनी के द्वारा जीता गया है। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो जर्मनी के द्वारा जीता गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो पुरुष एकल का खिताब जो है नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है।